फिर आवाज़ की अगर हम बात करें तो ये जब सब ताना बाना बुना जाता है तो एक आवाज़ आपकी दूर तक जाती है और एक असर करती है, जिसकी वजह से लोग आपको सुनेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, सेल्फी लेना चाहेंगे, आप जैसा बनना चाहेंगे। गगन भाई, आरजे जी, रेडियो जॉकी सुनने में बहुत आसान लगता है कि स्क्रीन के पीछे बोलना ही तो है। क्या जिम्मेदारी है, कैसी जिम्मेदारी है? रेडियो जॉकी की जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। उन बच्चों का क्या जो आरजे के लिए, रेडियो के लिए आना चाह रहे हैं, वो कैसे शुरुआत करें, वो कहाँ से शुरुआत करें और उनके लिए पहला कदम क्या होगा जिससे वो सही दिशा में जाए? तू कह सकते हैं कि चौके पे चौके मारे जा रहे हैं, छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं। कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है और ये एक अनुभव बोल रहा है। आपको शुरुआत करनी है तो मैं कहता हूँ कि लिखना बहुत जरूरी है। बेशक, चाहे हम प्रिंट की बात कर लें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लें, चाहे हम रेडियो की बात कर लें, हम डिजिटल की बात कर लें, अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे। मात बिल्कुल खाएंगे। चैट जीपीटी यानी कि नेट ही नहीं चल रहा तो आप ब्लैंक हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, दिव्यांग हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, क्योंकि कुछ आपके पास साधन नहीं है। कैसे अपने वॉइस का टेम्पो हाई लो करना है, कैसे स्पीड को स्लो कम करना है, किस तरह से उच्चारण शब्द का सही करना है, तो कैसे सही ट्रैक पे आया जाए, वॉइस ओवर्स किस तरह से ठीक किया जाए अगर कोई बच्चा उसको सीख रहा है। तो हम जो वेरिएशन लेकर आ रहे होते हैं, जिस तरीके से समुद्र में लहरें आ रही होती हैं, हम उसको ऐसे समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो अप्स एंड डाउन्स हैं, वॉइस का जो टोन है, पिच है, वगैरह वगैरह, तो वो जो काम आप कर रहे होते हैं, जो आपकी स्क्रिप्ट होती है, वो भी कहीं ना कहीं डिमांड करती है कि वॉइस को यहाँ ऐसे रखना है। मुझे लगता है कि जितना आप शांत रहेंगे, मर्यादित रहेंगे, आप उतना ऊपर जाएंगे और आपका नकारात्मक समय या नेगेटिव टाइम भी आएगा तो उसमें भी आप अपने आप को हैंडल करके रख सकते हैं। लड़ाई झगड़े में बहुत समय बर्बाद, बिल्कुल, पुलिस कचहरी जी, और कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु। तो यही बात मैं अपने रेडियो पर रखता हूँ कि बहुत सोच के समझने की आपको जरूरत है उस वक्त। अगर आपने शांति से काम ले लिया। स्कूल कैसा रहा आपका गगन भाई? पढ़ने में कैसे थे? क्या पीछे मतलब टीचर मुर्गा उर्गा बनाते थे? भाई साहब, जो गुरुजी ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया, वो मैं भूल गया। और जो गाना सुना वो मुझे याद था कि एक बरस के मौसम, 4-5 मौसम प्यार का, वो मैं लिखाया। तो देखिए गौतम मैडम, आपका बच्चा क्या लिख रहा है। आवाज, ये आवाज ही तो है जो कभी रुला देती है और ये आवाज ही तो है जो कभी हंसा देती है। ये आवाज ही तो है जो दिल को छू जाती है और ये आवाज ही तो है जो आत्मा तक भी पहुंच जाती है। और ये आवाज ही तो है जो कभी हंसते हुए को भी रुला देती है और कभी रोते हुए को भी हंसा देती है। तो ऐसे ही एक आवाज के मालिक आज हमारे साथ पॉडकास्ट में है। गगन भाई आरजे हैं, रेडियो जॉकी हैं। बात करेंगे गगन भाई से आज। गगन भाई, सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका स्पीक बोल्ड में। बहुत बहुत धन्यवाद करण सूद साहब, आपने मुझे यहाँ बुलाया और दिल की गहराइयों से आपके लिए बहुत धन्यवाद। आपकी टीम के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। गगन भाई, आरजे जी, रेडियो जॉकी सुनने में बहुत आसान लगता है कि स्क्रीन के पीछे बोलना ही तो है। क्या जिम्मेदारी है, कैसी जिम्मेदारी है? जैसे आपने कहा कि मेरा जो प्रोफाइल है आरजे, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि एज अ रेडियो जॉकी, रेडियो प्रेजेंटर के तौर पर सुनो शारदा 90.8 FM, जो कि शारदा विश्वविद्यालय का एक कम्युनिटी रेडियो स्टेशन है, मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ। और इससे पहले मैं 95 बिग FM शिमला में था एज अ रेडियो प्रेजेंटर, या यूँ कहें कि रेडियो जॉकी के तौर पर मैंने वहाँ काम किया। तो लगभग जो एक जर्नी रही है मेरी सामुदायिक रेडियो स्टेशन से कम्युनिटी रेडियो स्टेशन से, वहाँ से मेरी शुरुआत रही है। तो ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा जो अनुभव है, उस अनुभव के आधार पर, उस एक्सपीरियंस के आधार पर मैं अपनी बातें आपके साथ शेयर करूँगा। रेडियो जॉकी की जो जिम्मेदारी है बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। जैसे आपकी जिम्मेदारी है कि इस वक्त जो आप मुझसे बातें कर रहे हैं, जो सवालात हैं नपे तोले हों और हमारे ऑडियंस के लिहाज से हों, जो वो सुनना चाहते हों, समझना चाहते हों। तो मैं ये कहूँगा कि पर्दे के पीछे रह के एक रेडियो प्रेजेंटर आज के समय में तो दिख रहा है, पहले ऐसा नहीं होता था। सो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कहा जाता है कि तोल मोल के बोलना, जो भी आप बोल रहे हैं बहुत सोच के समझ के बोलें, क्योंकि एक आवाज या यूं कहेंगे एक बात आपकी बिगाड़ सकती है। और ऐसा पास्ट में हुआ भी है रेडियो प्रेजेंटर के साथ कि लोगों को दिक्कतें भी हुई हैं, ऑफ एयर भी वो लोग हुए हैं।
तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ और सिर्फ यही कि ये समझ आपको होनी चाहिए और ये रेडियो आपको सिखाता भी है। इसके साथ साथ आपके पास आपकी आवाज़ का जो जादू है वो बना के बरकरार रखना आपकी ज़िम्मेदारी होती है, क्योंकि आवाज़ के ही ज़रिए आप लोगों के दिलों तक पहुंच रहे होते हैं, अपनी बात को लोगों तक पहुंचा रहे होते हैं, तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि उस आवाज़ का आप ख्याल रखें। बिल्कुल। जैसे कि मैं अपनी बात बताऊं कि अभी आपके जो दोस्त हैं, जो कोलीग हैं, उनसे जी। बातें हो रही थी, बहुत जी। सुनना समझना वो जी। चाहते थे। जी। तो कुछ बातें मैंने उनके साथ शेयर जी। की। मैं ये कहता हूँ कि मैं शराब से दूर हूँ, मैं बीड़ी सिगरेट नहीं पीता हूँ, तंबाकू खैनी जी। नहीं खाता हूँ, जी। जिस वजह से आप अपनी आवाज़ का ख्याल रख सकते हैं जो इस फील्ड में आ रहे हैं। जी। या यूँ कहें कि किसी भी फील्ड में हो, अगर आप ये ख्याल रखेंगे तो निश्चित तौर पर आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी बिल्कुल। और आवाज़ का जो जादू है वो भी बिल्कुल। बना रहेगा। अच्छा गगन भाई, अगर मैं आवाज़ की बात करूँ, हाँ। क्योंकि जो रेडियो प्रेजेंटेटर का जो जॉब होता है एक जी। तरह से, वो सारा आवाज़ पे ही डिपेंड होता है। जब आप कुछ भी बोल रहे होते हैं या किसी भी टॉपिक पर बात कर रहे होते हैं, वॉइस मॉड्यूलेशन, आपका प्रोनंसिएशन बहुत इम्पैक्ट करता है लोगों को। आपकी आवाज़ दिलों तक भी पहुंचती है, दिमाग तक भी पहुंचती है। और कई केसेस मैंने ऐसे देखे भी हैं जहां रेडियो जॉकी जब कुछ बात कर रहे होते तो लोगों के आंसू भी गिरे हैं। ये सब आवाज़ का जादू जी है। जी जी जी। तो ये कितना मुश्किल होता है इसको टॉपिक बाय टॉपिक, शब्द बाय शब्द, उस चीज को, वॉइस को मॉड्यूल करना, वॉइस को चेंज करना। करण भाई, बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। मैं इस बात का जवाब इस तरीके से रखना चाहूँगा, एक वक्त के साथ, जैसे कि आप भी जानते हैं, वो चीज़ें आसान होती चली जाती हैं, कुछ भी मुश्किल आपको लगता नहीं है। लेकिन एक वक्त होता है जब आप इस इंडस्ट्री में आ रहे हैं, सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, बहुत मुश्किल लगता है बॉस कि ये कैसे हो जाता है। कभी कभी तो आपको इतना आसान लगता है कि आपके पास एक शब्द होता है, उस शब्द के साथ आपको खेलना है। आसान इसलिए है क्योंकि आपने 8 से 10 साल रेडियो को दिए हैं, आपने अपने सीनियर को सुना है, आपने ऑब्जर्वेशन, आपका दिल दिमाग खुला रखा है, तो जिस वजह से वो चीज़ें आसान होती हुई चली जाती हैं। तो मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मुश्किल होता है शुरुआत के दौर में, लेकिन जब आप एक एक्सपीरियंस के साथ आगे बढ़ रहे होते हैं, वो चीज़ें आसान होती हुई चली जाती हैं। एक समय बाद आप नहीं अनुभव बोल रहा। एग्जैक्टली, बिल्कुल आपने यूँ कहें कि सही पकड़े। और रही बात शब्दों के साथ खेलने की, तो वो शब्द आपको अनुभव ही सिखाता है कि कैसे उस शब्द के साथ खेलना है, या उस पिच को कितना ऊपर लेकर जाना है, या आपकी जो स्क्रिप्ट की डिमांड है वो कह रही है कि अपने ठहराव के साथ अपनी बातों को आप आगे लेकर जाइए, उसमें फील डालिए, उसमें इमोशंस डालिए, उसमें वो रौद्र रूप है या कोई गुस्सा है या प्यार है, वो इस स्क्रिप्ट की डिमांड होती चली जाती है। फिर वैसे ही आप प्रेजेंट करते हैं। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि जब आप इस फील्ड में आ रहे हैं तो प्रोनाउंसिएशन, यानी कि जिसे हम कहते हैं कि उच्चारण का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। करण भाई, मैं जब अपने स्टूडेंट्स के बीच में जाता हूँ, चूँकि मैं शारदा यूनिवर्सिटी का एक डिपार्टमेंट है, स्कूल ऑफ मीडिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जब हम लोगों से मिलते हैं, स्टूडेंट से मिलते हैं, तो हम यही कहते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप आरजे ही बने जी, या हो सकता है कि आप स्क्रिप्ट राइटिंग में काम करना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आपके पास ये खूबी है तो बॉस वहां रहते हुए आप वॉइस ओवर का काम कर सकते हैं, अर्निंग कर सकते हैं। बहुत बड़ा फील्ड है आज के समय में। कुकू एफएम है, पॉकेट एफएम है, जब भी हमें मौका मिलता है तो हम काम कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे, मेरी ऑफ एयर बात हो रही थी, आप अपने चैनल को विस्तार देना चाहते हैं, वॉइस ओवर की वहाँ डिमांड होगी, मैं आपके साथ जुड़ूंगा। आपकी हिमांशी ऑलरेडी अच्छा काम कर रही है, आपकी टीम अच्छा काम कर रही है, तो अर्निंग का जरिया, सवाल ये भी आता है आपके दिमाग में कि कैसे हम अपने आप को आगे लेकर जाएं, कैसे अपनी कमाई का जरिया क्या बन सकता है। तो इस तरीके से जब आप काम करेंगे तो आप पर्सनैलिटी में आपके निखार आएगा, और एक स्क्रिप्ट राइटर होते हुए भी आप वॉइस ओवर के क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लोग आपसे मिलना चाहते हैं, सेल्फी लेना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और उस पुराने दौर की मैं बात करूं तो आवाज को सुन के ही दोस्त बनाने की कोशिश करते हैं, मिलना चाहते हैं, सिर्फ एक झलक मिल जाए। और मेरे साथ भी एक ऐसा किस्सा हुआ कि मेरी एक फीमेल लिसनर मेरे साथ जुड़ी, वो आज हमारी अच्छी दोस्त हैं सिर्फ आवाज की वजह से। और उनके फंक्शन में हम गए, हमारे फंक्शन में वो आई, तो ये जो बॉन्ड है श्रोताओं के साथ बनता चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा गगन भाई, ये तो बड़ी काम की बात बताई आपने, और बहुत मुख्य बिंदु थे जो आपने शेयर किए हमारे साथ। अब बात मैं नए बच्चों के लिए कर लेता हूँ। बच्चे हैं, इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं, कदम रखना चाह रहे हैं। कई आते हैं जिनको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए जाना है, कई आते हैं जो डिजिटल के लिए मूव करना चाहते हैं, कई आते हैं जो न्यूज़पेपर प्रिंट के लिए जाना चाह रहे हैं।
उन बच्चों का क्या जो आरजे के लिए, रेडियो के लिए आना चाह रहे हैं, वो कैसे शुरुआत करें, वो कहाँ से शुरुआत करें, और उनके लिए पहला कदम क्या होगा जिससे वो सही दिशा में जाए। बहुत खूबसूरत, क्या बात है। यूं कह सकते हैं कि चौके पे चौके मारे जा रहे हैं, छक्के पे छक्के मारे जा रहे हैं। कोई स्क्रिप्ट राइटिंग नहीं है, और ये एक अनुभव बोल रहा है करण भाई आपका। और मैं आपके बारे में यही कहूंगा कि जिस तरीके से सोनू सूद का जिक्र होता है दोस्तों, करण भाई वो करण सूद भाई हैं जो लोगों को रोजगार का जरिया बताते हैं कि यहाँ वैकेंसी है, वहाँ वैकेंसी है, और इसी वजह से आपको सोनू सूद कहा जाता है, क्योंकि आप लोगों को एक जरिया बता रहे होते हैं, माध्यम बता रहे होते हैं। आपके सवाल पर आता हूँ। सवाल ये है कि बॉस, जब हम कोर्स कर रहे होते हैं, उससे पहले और थोड़ा फ्लैशबैक में चला जाता हूँ। मैंने मीडिया का कोई कोर्स नहीं किया जी। यूँ कहें कि शायद मैं क्या कहूँ कि इसको दुर्भाग्य कहूँ या भाग्य कहूँ, लेकिन मैंने होटल मैनेजमेंट की पढ़ाई की, उसके बाद मैंने मैकडोनल्ड में जॉब किया। तो कहने का मतलब मेरा सिर्फ यही कि जो इच्छा शक्ति होती है बॉस, वो इंसान को आगे लेके जाती है। मैं नहीं कहता कि मैं बहुत कुछ हासिल कर लिया, अभी मैं ट्रैक पर भी हूँ या नहीं पता नहीं, रब जाने, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं और अपने आप को आगे लेकर जाऊँ। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा यही है कि इच्छा शक्ति जहाँ आप हैं, हो सकता है कि स्टूडेंट्स के पास वो फ्रेशर है, क्या है, डिग्री है, लेकिन वही बच्चा जब मैदान में जाता है तो तुमने सीखा क्या है 4 साल में। मैंने मारवा स्टूडियो में भी काम किया, वहाँ के स्टूडेंट जब मैदान में जाते थे, वाकई कुछ जो स्टूडेंट्स थे बहुत कुछ सीख कर अच्छा कर रहे होते, कुछ लोग नहीं सीखे होते थे, तो सवाल ही होता था यार तुमने तो समय ही खराब कर दिया। सेम मान लीजिए मेरा स्टूडेंट जो कि शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट का स्टूडेंट है, जो सीख रहा है, समझ रहा है, तो वो जॉब पा सकता है। जिसने सीखा समझा नहीं, वो जॉब नहीं पा सकता। तो कहने का मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरा यही कि डे 1 से अगर स्टूडेंट्स अपने ऊपर वर्क करेगा, चाहे वो वॉइस ओवर की बात हो, स्क्रिप्ट राइटिंग की बात हो, प्रेजेंटेशन की बात हो, अपने आप को कैरी करने की बात हो, कैरी करने से मेरा मतलब है कि नॉलेज जो एक आधार है, बिल्कुल, फिर आपका चाल चलन, व्यवहार, कपड़े वगैरह वगैरह, ये सारी चीजें सेकेंडरी होती हुई चली जाती हैं। तो अपने ऊपर वर्क करने की बहुत ज़रूरत होती है। आवाज़ पर काम करिए, स्क्रिप्ट राइटिंग पर काम करिए, जहाँ कहीं भी मौका मिल रहा है जहाँ जाइए, लोगों को सुनिए। ऑब्जर्वेशन, मैं यही बात कहता हूँ, बारंबार कहता हूँ कि ऑब्जर्वेशन बहुत ज़रूरी है। यानी कि अपने कानों को खड़ा रखिए, आँखों को खुला रखिए, कौन क्या बात कह रहा है उससे आप चुरा लीजिए, उस बात को समझ लीजिए, अपने प्रोग्राम में उसको डालिए, स्क्रिप्ट राइटिंग में डालिए। जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे तो वो बात लेकर आएंगे, तो मुझे लगता है कि वो बात जो है वो आपकी खूबसूरती के साथ डिलीवर होती हुई चली जाएगी। तो थोड़ा आसान भी है, मुश्किल भी है, लेकिन अपने आप को तराशने निखारने की बहुत ज़रूरत है। गगन भाई, इंडस्ट्री अलग अलग तरीके से काम करती है जी। जैसा मैंने आपको अभी पहले बोला कि चाहे वो प्रिंट हो, चाहे रेडियो हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक हो या डिजिटल हो, काम सबका एक ही है, चीजें लोगों तक पहुंचाना। जनता, खबर, ये चीजें, ये जो भी हो रहा है दीन दुनिया में, वो लोगों तक पहुंचाना। लेकिन सबसे बड़ा जो चीज रहती है उसके अंदर, वो ये रहता है कि जब आपको शुरुआत करनी है तो मैं कहता हूं कि लिखना बहुत जरूरी है। बेशक, चाहे हम प्रिंट की बात कर लें, चाहे हम इलेक्ट्रॉनिक की बात कर लें, चाहे हम रेडियो की बात कर लें, हम डिजिटल की बात कर लें, अगर आपको लिखना नहीं आता तो आप कहीं ना कहीं मात खा जाएंगे, मात बिल्कुल खाएंगे। तो अब क्या हो रहा है, चैट जीपीटी और एआई। बहुत सही बात कही। तो ये कितना नुकसानदायक है उस बच्चे के लिए, जो बच्चा अभी कॉलेज से निकल के आ रहा है और वो ये कहता है मैंने चैट जीपीटी पे टॉपिक डाला, स्क्रिप्ट निकल के सामने आ गई, मैंने प्रेजेंट कर ली, खत्म। तो ये कितना नुकसानदायक है उस बच्चे के लिए? बहुत नुकसानदायक है। क्यों नुकसानदायक है? बिकॉज सपोज करिए कि आप उसके ऊपर निर्भर होते चले जाएंगे, डिपेंड होते हुए चले जाएंगे। जब भी कुछ आएगा तो आप सिर्फ चैट जीपीटी से उसको आप समाधान ढूंढ लेंगे। सोचिए, कल्पना करिए कि आपका चैट जीपीटी यानी कि नेट ही नहीं चल रहा, तो आप ब्लैंक हो जाएंगे, विकलांग हो जाएंगे, दिव्यांग हो जाएंगे, अपंग हो जाएंगे, क्योंकि कुछ आपके पास साधन नहीं है। लेकिन जिस स्टूडेंट्स ने आप जैसे अनुभवी लोगों के साथ काम किया है, स्क्रिप्ट राइटिंग की ABCD पता है, तो वो अच्छा कर पाएगा, बेहतर कर पाएगा, शब्दों का जाल बुन पाएगा, ताना बाना बुन पाएगा। वही मैंने कहा कि ऑब्जर्वेशन, स्क्रिप्ट राइटिंग के बारे में उसने प्रिंट को पढ़ा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रेजेंटेशन को उसने सुना है, रेडियो को उसने सुना है, और थोड़ा थोड़ा वो करता आ रहा है। और चैट जीपीटी के समय में वहाँ से थोड़ी मदद ले सकता है, वो एक अलग सीन है, लेकिन पूरी निर्भरता रखना ये बहुत गलत। और ये बात भी है कि एआई हो या चैट जीपीटी 100% करेक्ट आपको लिख के नहीं देगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल।
और मैं समझता हूँ कि दूसरी बात पर भी मैं आता हूँ कि पुरानी फिल्मों को जब हम देखते हैं कि मशीनों का युग आ रहा था, बहुत विरोध हुआ था, और लेकिन आज के समय में हम देखते हैं कि मशीन का जो युग है वो आज भी बरकरार है। कंप्यूटर जब आ रहे थे तब भी बहुत बड़ा विरोध हुआ था। कंप्यूटर भी आज हमारे साथ में हमारा ज़िंदगी का हिस्सा बन गया। आने वाला समय में भी ऐसी चैट जीपीटी या एआई भी हमारा हिस्सा बन जाएगा और लोगों को रोजगार भी देगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि आप जो भाव आप डाल सकते हैं, मैं समर्थन करता हूं स्क्रिप्ट में जो फील आप डाल सकते हैं वो चैट जीपीटी और एआई नहीं डाल सकते। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत जरूरी है। मैं आपकी बात को समर्थन करते हुए यही कहूंगा कि बेसिक आप जानिए, सीखिए, समझिए, लेकिन जब आपको समझ नहीं होगी, चैट जीपीटी ने जो दे दिया वो अगर आपने डिलीवर कर दिया तो आप हास्य के पात्र बन जाएंगे, क्योंकि कुछ गलतियां तो होंगी ना उसमें, और उसका ताना बाना तभी आप बन पाएंगे जब आपका एक्सपीरियंस बोल रहा होगा, जब आपने काम किया होगा। तो स्क्रिप्ट राइटिंग होना बहुत जरूरी है। गगन भाई, बहुत सारी बातें कही आपने, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब नए बच्चे इसको सुनेंगे तो उनको बहुत फायदा होगा और आगे चल के वो सही दिशा भी पकड़ेंगे। लेकिन एक सवाल मेरा यह है जो हर नया बच्चा फेस करता है और उसको दिक्कत आती है, वो होता है वॉइस ओवर्स, और वो तो आपका डेली का काम है जी। तो कैसे अपने वॉइस का टेम्पो हाई लो करना है, कैसे स्पीड को स्लो कम करना है, किस तरह से उच्चारण शब्द का सही करना है, तो कैसे सही ट्रैक पे आया जाए, वॉइस ओवर्स किस तरह से ठीक किया जाए अगर कोई बच्चा उसको सीख रहा है। करण भाई, दरअसल ऐसा है कि जिस एक्सपीरियंस की हम बात कर रहे हैं वो सब अनुभव के आधार पर होता है। अगर आपने उस चीज़ को रूटीन में, ज़िंदगी में शामिल कर लिया तो चीज़ें इजी होती हुई चली जाती हैं। दूसरी बात ये कि पिच को हम जो वेरिएशन लेकर आ रहे होते हैं, जिस तरीके से समुद्र में लहरें आ रही होती हैं, हम उसको ऐसे समझते हैं और समझाने की कोशिश करते हैं कि वो जो अप्स एंड डाउन्स हैं, वॉइस का जो टोन है, पिच है, वगैरह वगैरह, तो वो जो काम आप कर रहे होते हैं, जो आपकी स्क्रिप्ट होती है, वो भी कहीं ना कहीं डिमांड करती है कि वॉइस को यहाँ ऐसे रखना है या इस पिच पर आपको बोलना है, या वॉइस का जो थ्रो है वो तालमेल अगर आपने बना लिया तो आपकी बात अच्छी तरीके से डिलीवर होती हुई चली जाएगी। रही बात उच्चारण की, बॉस, ये समझना बहुत जरूरी है, वरना जो मैंने कहा कि लोग आपके ऊपर हंसेंगे क्योंकि आप रेडियो प्रेजेंटर हैं या एंकर हैं, आपको प्रोनाउंसिएशन की समझ है ही नहीं। तो इसके लिए वही बात है कि प्रिंट को पढ़िए जरूर, बिल्कुल, अखबार आप पढ़िए। पुराने समय में हम देखते थे नुक्ता का बड़ा एक समझ बिल्कुल थी, बिल्कुल बिल्कुल, और आज मुझे महसूस होता है, बड़ा दुख होता है कि जो समझ है वो कहीं ना कहीं दूर होती हुई चली जा रही है। एक वर्ड होता है जिंदगी, और अगर उसे हम जिंदगी बोल देंगे तो मतलब बुरा लगेगा, कानों को बुरा लगेगा। तो नुक्ते की समझ आपको होना बहुत जरूरी है, जिसकी बात आपने की प्रोनाउंसिएशन की, हम भी वही बात करते हैं। और ये सारी चीजें कब होंगी, जैसे कि आप अच्छे लोगों के बीच में उठते बैठते हैं, अच्छी अच्छी खबरों को आप पढ़ते हैं, अच्छे न्यूज़ चैनल को सुनते हैं जो प्रोनाउंसिएशन के बारे में समझ रखते हैं। फिर कुछ वेबसाइट हैं जिनको भी आप पढ़ें, जैसे मैं रेखता को फॉलो करता हूँ, वहाँ प्रोनाउंसिएशन का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रखा जाता है, तो उसको आप ऑब्जर्व करें। और फिर आवाज़ की अगर हम बात करें तो ये जब सब ताना बाना बुना जाता है तो एक आवाज़ आपकी दूर तक जाती है और एक असर करती है, जिसकी वजह से लोग आपको सुनेंगे, मिलेंगे, बात करेंगे, सेल्फी लेना चाहेंगे, आप जैसा बनना चाहेंगे। और जब आपको कोई ऐसा कह दे कि सर आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तो कहीं ना कहीं थोड़ी सी खुशी होती है कि अगर कोई हमें बोल रहा है कि हम मेहनत कर रहे हैं अपनी आवाज़ पर, अपनी आवाज़ का ख्याल रख पा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि फिर आपकी थोड़ी सी मेहनत वसूल हो जाती है। गगन भाई, एक सवाल मेरा ये भी है कि जिस इंडस्ट्री में हम लोग हैं या जिससे हम ताल्लुक़ रख रहे हैं, उस इंडस्ट्री में सफलता तक पहुंचने के लिए संघर्ष बहुत करना पड़ता है। और होता यह है कि अब कुछ थोड़े बहुत दिनों के संघर्ष के बाद, मैं सबकी तो बात नहीं करूंगा, लेकिन मोस्टली लोग हार मान जाते हैं, कहते हैं कि नहीं यार तो किस हद तक सही है? क्योंकि मैं ये कहता हूँ, चाहे इंडस्ट्री ये हो चाहे कोई भी हो, आपको सफलता तक पहुंचना है तो संघर्ष का रास्ता तो आपको वहां से गुजरना पड़ेगा। कांटे मिलेंगे ही मिलेंगे, लेकिन आगे चल के फूल मिलेंगे। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी बात कर रहे हैं करण भाई आप। और मुझे लग रहा है कि ये एक मीडिया का ही बंदा इस तरीके से अच्छी बातें कर सकता है। अच्छा लग रहा है मुझे इस पॉडकास्ट में आकर। तो स्पीक बोल्ड का मैं दिल की गहराइयों से वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नाउ कम टू द पॉइंट। इस बात पर आता हूँ तो बात ये निकल कर सामने आती है कि किसी भी क्षेत्र में बॉस, चाहे वो मीडिया हो या कुछ और क्षेत्र हो, संघर्ष कहानी है, हर जगह संघर्ष है। कहते हैं कि
हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा, बिल्कुल। हारिए ना हिम्मत ना बिसारिए राम, हमारी बिल्कुल, भाषा में कहा बिल्कुल, जाता है बिल्कुल, कि जब आप कोशिश कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर एक न एक दिन आपको मंजिल मिलेगी जरूर। कहा कि कांटे जरूर आएंगे, दिक्कतें परेशानियां जरूर आएंगी, घर की भी परेशानियां हो बिल्कुल, सकती हैं, बिल्कुल। बॉस की भी परेशानियां होंगी, लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश बिल्कुल। करेंगे, टांग खींचने की कोशिश करेंगे, तभी आप अपने मुकाम को हासिल कर पाएंगे, बिल्कुल। तभी आपकी पहचान बनेगी। संघर्ष हर जगह है, बिल्कुल। मेहनत करते रहिए, अपने आप को उसमें निखार लेकर आइए, अच्छा पीआर बनाइए। अच्छा पीआर से मेरा मतलब है जो आपकी मदद करें, जो बिल्कुल। आपको गाइडेंस दे बिल्कुल। सकें। अगर आपको हताशा परेशानियां भी हो रही हैं, लेकिन जब आप अपने मेंटोर के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं, तो वो आपको सांत्वना देता है कि बेटा हिम्मत कर, तुझे मंजिल मिलेगी जरूर, और कहीं कोई दिक्कत परेशानी है तो उसमें अपने ऊपर वर्क करिए। निखरने से पहले बिखरना पड़ेगा। क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने कह दी। आप भी शब्दों के जादूगर हैं। और बस ये कहूँ कि मंजिल मिलती जरूर है, वक्त जरूर लगता है और चीजें जरूर होती हैं। गगन भाई का कैसा रहा संघर्ष यहाँ तक पहुँचने के क्या लिए? बात है, बहुत खूबसूरत बात कर रहे हैं आप। मेरा संघर्ष आसान नहीं था और अभी भी संघर्ष ही कर रहा हूँ। मैं नहीं कहता कि मैं कुछ पा लिया तो हूँ। अंतिम सांस तक चलेगा। एक लाइन है गगन भाई की, जिंदगी है तो संघर्ष है, संघर्ष खत्म तो जिंदगी खत्म, जिंदगी खत्म तो संघर्ष खत्म, कैसे भी ले लो। क्या बात है, क्या बात है, कैसे भी इस जिंदगी को ले लो। तो मेरा जो संघर्ष था, यूं समझ लीजिए कि आपने मुझे कक्षा 6 में, जिसे हम कहते हैं क्लास 6 तक पहुंचा दिया। तो ऐसा छोटे छोटे हो गए। क्रिकेट देखता था तो बहुत लगता था कि क्रिकेटर बनना, शक्तिमान भी आता होगा ना, शक्तिमान। और उसके बाद जब फिल्में देखता था लगता था कि एक्टर बनना है। फौजी सीरियल आता था तो लगता कि फौजी शाहरुख खान का पहला सीरियल। बिल्कुल। तो चीजें बनती गई, आगे बढ़ता चला गया। मैं आपको बताना चाहूंगा जो मेरे दर्शक हैं कि मैं मथुरा जिले में एक कस्बा है राया, मैं वहां से बिलोंग करता हूं और ब्राह्मण परिवार से मैं आता हूं। मेरे बाबूजी जिस सोच से आते हैं वो सोच मेरे ऊपर भी उनकी हावी होने की कोशिश की। जैसे अक्सर पुराने एक्टर को हम सुनते थे या पुराने समय को अगर हम देखें तो उनके जो बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे कि कहते थे, एक्टर खुद कहते हैं कि इस शब्द का इस्तेमाल करते थे, कहते थे कि भांड बनेगा। उनके फादर एक्टर्स, क्योंकि कल्चर भी वही था, चीजें नहीं पनप रही थी, रोजगार नजर नहीं आता था। तो मेरे बाबूजी पीडब्ल्यूडी में रहे हैं और एक अच्छा माहौल हमारा पारिवारिक अच्छा रहा है। सब अच्छे पढ़े लिखे हैं, लेकिन बात आ जाती थी, बोला क्या करेगा, नच्चा कुत्ता बनेगा, इस तरीके से कहते थे। लेकिन मेरी माँ का बहुत बड़ा सपोर्ट था, उसको मैं नहीं भूल सकता। उसका मैं दिल से शुक्रिया अदा करूंगा कि उसने मुझे सपोर्ट किया। मैं इप्टा के साथ जुड़ा रहा और वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन कुछ कर पा रहा हूँ तो मैं उनके आसपास ही अपने आप को रखता हूँ। बाबूजी का भी सपोर्ट है, हम उनको नहीं भूल सकते, क्योंकि पिता की भूमिका बहुत बड़ी होती है। वो चाहता है कि मेरा बच्चा सेटल हो जाए। आज भी वो कहते हैं कि गगन कुछ और कर ले। मैंने नहीं, मुझे यहाँ आशीर्वाद दीजिए। तो सर मेरा इप्टा से मैं जुड़ा, जहाँ चाहा वहां रहा। इप्टा से जुड़ा यानी कि भारतीय जन नाट्य संघ, वहां मैंने कुछ थिएटर्स किए। आकाशवाणी मथुरा मेरे वहां है, तो वहां मैंने जाना शुरू किया और धीरे धीरे मैं चलता रहा। तो इस बीच में मैंने किया डिग्री कॉलेज मथुरा से अपनी पठन पाठन की जो चीज़ें हैं वो कंप्लीट की। उसके बाद होटल मैनेजमेंट का मैंने कोर्स किया। उसके बाद मैंने मैकडोनल्ड में बर्गर बेचे। जब मैंने ऐसे आर्टिकल्स पढ़े कि स्मृति ईरानी भी वहाँ काम किया करती थी, तो लगता है मेरा भी समय बदले। वो भी वहाँ से काम करके वहाँ तक पहुँचे। तो उस पीरियड में ये रहा और फिर वहाँ जॉब की। तो लगता है कि आप शायद यहाँ के लिए नहीं हैं, आप वहाँ कुछ करना चाहते हैं, यहाँ क्यों है। तो मतलब ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। फिर एक दिन आया कि उसके बाद मैंने एक कंपनी के साथ जुड़ा। नोकिया का प्रमोशन किया करती थी, वो डिस्ट्रिक्ट जाया करती थी, स्टेट टू स्टेट जाया करती थी। वहाँ मैंने फिर मैकडी को ब्रेक लिया, सलाम नमस्ते किया, वहाँ मैंने जॉब की। उसके बाद लगने लगा कि यार बहुत हो गया, घूमना बंजारों जैसी कंडीशंस हो रही हैं। वो अपना एक संघर्ष था। फिर उस समय बहुत सामुदायिक रेडियो स्टेशंस आ रहे थे, कॉमर्शियल रेडियो स्टेशंस आ रहे थे। तो मैंने रेडियो IIMT मेरठ से शुरुआत की। वहाँ मुझे काम करने का मौका मिला, वहाँ मुझे सीखने को मौका मिला। उसके बाद जर्नी में मेरे मारवा स्टूडियो फिल्म सिटी नोएडा का रेडियो स्टेशन, फिर हिंट गाजियाबाद का रेडियो स्टेशन, रेडियो NJ पलवल का। उसके बाद फिर मुझे मिला कॉमर्शियल रेडियो स्टेशन बिग FM 95, वहाँ मैंने काम किया। फिर उसके बाद अभी मैं रिसेंटली वहाँ वर्क कर रहा हूँ जो कि सुनो शादा 90.8 FM है। संघर्ष आए, अप्स एंड डाउन्स आए। करण भाई बहुत बुरा लगता है, जो आपके सवाल का पहले वाले सवाल का जवाब यहाँ पर भी है।
कि जब आप चाहते हैं कि यही करना है और आपकी जिंदगी में जब ब्रेक आ जाए, बिल्कुल। यानी कि जब आप बेरोजगार हो जाए, अवसाद भी मेरी जिंदगी में रहा है, मेरा किसी से मिलने का मन नहीं होता था, बातचीत करने का नहीं होता था, और जिस परिवार से हम आते हैं, जिस माहौल से आते हैं, मैं हिंदी बेल्ट से आता हूँ, बाद में समझ में आता है बॉस करण भाई इसको स्ट्रेस बोलते हैं, डिप्रेशन इसको ये बोलते हैं। तो फिर लगा कि वो मेरे साथ उस वक्त ऐसा हो रहा था। ऐसे समय में अगर आपका दोस्त, वो चाहे माँ हो सकती है या आपके वाकई दोस्त हो सकते हैं, अगर उन्होंने आपको संभाल लिया तो जिंदगी की राह जो है थोड़ी दिक्कतें परेशानी लेकिन और आसान हो जाती हैं। लेकिन अगर आप वहां घुट गए, परेशान हो गए, तो हो सकता है कि आप खुद को नुकसान पहुंचा लें। मैं ये कहना चाहूंगा सभी लोगों से कि प्लीज जिंदगी बहुत खूबसूरत है, प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारिए। ये आपका सपना है, ये आपका अपना है, उसके लिए ताना बाना बुनना पड़ेगा, दिक्कतें परेशानियां आएंगी, लेकिन हार मत मानेगा। ये छोटा सा मेरा संदेश ऐसे रहा है। चलिए, तो स्कूल कैसा रहा आपका? गगन भाई पढ़ने में कैसे थे? क्या पीछे मतलब टीचर मुर्गा उर्गा बनाते थे? टीचर तो डंडे लगे? डंडे पड़ते थे। और मेरी माँ चूंकि अध्यापिका थी, टीचर थी, और भाई साहब ये अंदर की बातें निकलवा रहे हैं आज आप मुझे। भरी महफिल में उनका सैंडल मेरा सर। क्योंकि परीक्षा में मैंने कुछ लिख नहीं रहा था, मैं ब्लैंक हो रहा था। और एक और वाकया बताना चाहूंगा आपको, जो कि मैं अक्सर सभी को बताता रहता हूँ। रही बात, मैं उस बात पर भी आऊंगा कि कैसा रहा। तो एक फिल्म आई थी, उस फिल्म का गाना था एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का। ऋषि कपूर साहब उसमें थे, शशि कपूर माफ कीजिएगा, और नीलम भी थी। दूसरे दिन सवाल आ गया कि एक बरस में मौसम कितने। भाई साहब जो गुरुजी ने पढ़ाया, टीचर ने पढ़ाया, वो मैं भूल गया। और जो गाना सुना वो मुझे याद था कि एक बरस के मौसम चार, पांचवा मौसम प्यार का, वो मैं लिखाया। तो देखिए गौतम मैडम आपका बच्चा क्या लिख रहा है। तो कुछ ऐसे वाकयात रहे हैं जिंदगी में। और रही बात पढ़ने की, तो मैं नहीं कहता कि मैं बहुत टॉप क्लास रहा, मैं मध्यम रहा, मैं मिडिल। सवाल है मेरा यहाँ, पांचवा मौसम प्यार का जो लिख के आया, तो फिर उस हिसाब से प्यार बरसा? प्यार आज तक बरस रहा है, क्योंकि मैं पहले ऐसा नहीं था। हर चीज में मैं प्यार तलाशने की कोशिश करता हूँ, और मैडम कभी कभी नाराज हो जाती है मेरी। क्योंकि जिंदगी खूबसूरत है, प्यार करेंगे, प्यार पाएंगे, नेचर का ख्याल रखेंगे और प्यार देंगे तो बदले में ईश्वर आपको प्यार देगा। आज जो टीचर्स जिन्होंने आपको पढ़ाया, आज जब वो आपको मिलते हैं तो क्या रिएक्ट करते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक बात कही थी करण भाई, बहुत अच्छी बात कही थी, कि क्या हम जाते हैं अपने टीचर के यहाँ, क्या हम उनसे मिल पाते हैं, या उनके घर में कोई अपने इनविटेशन कार्ड देकर आते हैं, शादी का निमंत्रण देकर आते हैं, या कुछ और। ये बड़ी विडंबना है, ये दिक्कतें हैं, ये सच बात उन्होंने कही। मुश्किल होता है बॉस, क्योंकि हमारा कस्बा छोटा है। जब भी वो टीचर आते जाते मिलते हैं तो जरूर पूछते हैं कि कहाँ हो, क्या कर रहे हो, तब एक वाकया हो पाता है। तो कहीं ना कहीं उनको खुशी होती है कि आपका बच्चा, हमारा बच्चा अच्छा कर रहा है इस फील्ड में। दूसरा आज बड़ा अच्छा ये है कि सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए पुराने टीचर मेरे जुड़े हुए हैं, वो इस चीज़ को देख पाते हैं। जो मुझे देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे, तो उनको अच्छा लग रहा होगा कि चलो थोड़ा बहुत कुछ कर पा रहे हैं। अच्छा, एक आखिरी सवाल है गगन भाई। कि ये इंडस्ट्री जो है, जिस इंडस्ट्री में आप और हम जुड़े हुए हैं, मुझे लगता है कि इंडस्ट्री इसमें बहुत उथल पुथल है। कभी आप ऊपर जाएंगे, कभी आप नीचे भी गिरेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि जितना आप शांत रहेंगे, मर्यादित रहेंगे, आप उतना ऊपर जाएंगे, और आपका नकारात्मक समय या नेगेटिव टाइम भी आएगा, तो उसमें भी आप अपने आप को हैंडल करके रख सकते हैं। बहुत खूबसूरत बात आपने कह दी है, और आपकी बात में ही जवाब है। लिसनर्स, श्रोताओं, मेरे दर्शक, मैं यही कहूँगा कि जब मैं रेडियो पे बात करता हूँ, मुझे कुछ कहना होता है, छोटा सा एक वाक्य मेरे समझ में आता है। ऑन ट्रैफिक हम जा रहे हैं, गाड़ियाँ फंसी पड़ी हुई हैं, आपकी गाड़ी मुझसे लग गई, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं आपसे लड़ाई झगड़े के लिए तैयार हो जाऊँ। मुझे ये भी पता है कि लड़ाई झगड़े में बहुत समय बर्बाद, पुलिस कचहरी जी, और कभी कभी व्यक्ति की मृत्यु। तो यही बात मैं अपने रेडियो पर रखता हूँ कि बहुत सोच के समझने की आपको जरूरत है उस वक्त। अगर आपने शांति से काम ले लिया तो आप पुलिस से बच गए, शांति से काम ले लिया तो और ज्यादा नुकसान से आप बच गए, शांति से काम ले लिया तो आप अपनी फैमिली के पास शाम को घर पहुंच जाएंगे। तो ध्यान होना बहुत जरूरी है। इसके लिए मेडिटेशन का लोग इस्तेमाल करें, शांत रहें और ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, चीज़ें आसान होती हुई चली जाएंगी। लेकिन इतने आदी आप ना हो जाएं कि सामने वाला कोई आपको नुकसान पहुंचा रहा है तो आप बात ना रख पाएं। लेकिन बात रखने के तरीके, कुछ लोग तलवार निकाल लेते हैं, कुछ बम निकाल लेते हैं, लेकिन बातों से भी बड़े बड़े मसले हल होते हैं।
कि सर आपने ये मेरा नुकसान कर दिया और मैं आप देख लीजिए, तो बात सच जाती। कल का एक मैं वाकया आपको बताना चाहूँगा, एक रील बड़ी वायरल हो रही है। एक ट्रक वाले भाई साहब ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी और जो भी रहा उस वक्त उस दृश्य को, सीन को कैच किया गया। ट्रक वाले की आंखों में आंसू थे, वो कृतज्ञता के, आभार के आंसू थे कि आप मुझसे लड़े नहीं, आपने मुझको कोई हानि नहीं पहुंचाई और मैं दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूं क्योंकि आपने एक खुशनुमा माहौल क्रिएट कर दिया। थैंक गॉड कि वो एक गाड़ी को नुकसान था, वहाँ कोई जनहानि नहीं हुई थी, व्यक्ति की मृत्यु नहीं हुई थी। तो बहुत खूबसूरत आपने बात की और शांत रहना बहुत ज़रूरी है। मैं रेडियो पर होता हूँ तो मैं यही बात करता हूँ। मैं मैकडी में जब काम करता था करण भाई, तो कस्टमर जब इस तरीके से व्यवहार करते थे कि बहुत बुरा लगता था कि ऐसा ऊंची आवाज़ में क्यों बोल रहे हैं और आप इस तरह से क्यों हर्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सामने वाला इंसान है। बॉस कहा करते थे कि टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। मैंने सुना, समझा, लेकिन जब मैं रेडियो में आया तो मुझे लगा कि ना टेंशन लेने का ना टेंशन देने का, क्योंकि जिंदगी बड़ी खूबसूरत है और लोग भी बड़े खतरनाक हैं, क्योंकि अगर आप में टेंशन दी वो भी आपको नीचे दिखाने की कोशिश करेगा। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपकी प्रोग्रेस भी रुक जाएगी। आप अपने ऊपर काम करिए, ईश्वर के ऊपर छोड़ दीजिए, बाकी कर अब रखा ईश्वर सबसे। चलिए, ये थे हमारे साथ रेडियो प्रेजेंटर गगन, और मुझे लगता है बहुत काम की बातें हुई हैं और बहुत अच्छी बातें हुई हैं और आप लोगों को शायद जो नए बच्चे हैं उनको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बस आखिरी 2 पंक्तियां यही बोलूंगा कि जिस तरह से 2 घंटे की बारिश में नदियों में बाढ़ आ जाती है और वहीं 2 दिन की बारिश में समुद्र बहुत शांत और मर्यादा में रहता है, तो जितना शांत और मर्यादा में रहेंगे उतनी गहराई आपकी बढ़ती जाएगी। अभी के लिए इतना ही। अगले पॉडकास्ट में नए गेस्ट के साथ फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद करण भाई आपका, स्पीक बोल्ड का। थैंक यू वेरी मच।